हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज से हम आप लोगों को स्टार्ट कर रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। और वेव ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। ये एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एग्जामिनेशन ये तो एग्जामिनेशन बोर्ड के एग्जामिनेशन में होगा ही होगा, साथ ही साथ आपका जो कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जामिनेशन में इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया जाता है, इससे मेकर्स बनते हैं। इससे ध्यान से इस लेसन को पढ़ें। आज इंट्रो कर रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको। इंट्रोडक्शन के बाद कुछ क्वेश्चंस को वो क्लियर करेंगे, ठीक है। कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी हम फोकस करेंगे, इससे जो एग्जामिनेशन में आप लोग को 100% उससे आ जाए। आप यहाँ से इस इंट्रोडक्शन को जो बताया जा रहा है इसको नोट करने की जरूरत नहीं है आपको। आप आगे इसको समझ लीजिए ठीक से। इसके रिस्पेक्ट में इसी के अनुसार हम आगे इसको बढ़ेंगे और एकदम इनिशियली एकदम छोटे से छोटे चीज़ को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग को ये समझना बहुत चीज़ जरूरी है, तब जा करके आपको आगे जाके जो भी हम पढ़ाएंगे उसको अच्छा समझ में आएगा। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान से समझें और समझ के ही आगे बढ़ें इसको, ठीक है। ध्यान से क्या है स्टूडेंट, लाइट से हम क्या देखें। लाइट में हम बहुत सारे इवेंट को हम लोग पढ़े। जैसे हम लोग पढ़े क्या, रिफ्लेक्शन पढ़े, रिफ्रैक्शन पढ़े, ठीक है। मीन्स परावर्तन पढ़े, अपवर्तन पढ़े, और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो हम लोग इंट्रोडक्शन में हम लोग जब आगे फर्दर जब स्टार्ट करते हैं पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि जो प्रकाश का वो दो नेचर है, वो दो नेचर में वर्क करता है। एक तो नेचर हो गया उसका कण का नेचर, जो पार्टिकल का एक प्रॉपर्टीज होता है। दूसरा जो होता है वो प्रॉपर्टीज होता है आपका वेव नेचर होता है। उस वेव नेचर के बारे में हम स्टडी करेंगे। हम क्या किए, थोड़ा थोड़ा दोनों के बारे में इंट्रोडक्शन दे रही है, जिससे आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, जिसके बाद ही आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। प्रकाश विकिरण ऊर्जा रेडिएंट एनर्जी का एक रूप होता है। मीन्स हम लोग यहाँ से जो लाइट का एक इवेंट है वो आपका क्या है, वो रेडिएंट एनर्जी है, जिसको तो विकिरण ऊर्जा के नाम से एक ही उसका पार्ट होता है, जो वास्तव में क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ही आगे की ओर बढ़ता है के रूप में निर्वात अथवा किसी द्रव्य माध्यम में। द्रवात तो आप जानते हैं वैक्यूम में और मटेरियल मीडियम में किसी भी में पदार्थ आपका द्रव्य में इसको ये संचरण कर सकती है। प्रकाश की प्रकृति के संचरण से संबंधित दो नियम दिया गया। प्रकाश जो है उसका दो नियम क्या क्या बनता है। नियम, पहला नियम क्या इसका है, पहला है कि पदार्थ के कण स्वयं ऊर्जा लेकर स्थानांतरित होते हैं, जिसे हम लोग कण संचरण कहा जाता है। ये कहने का अर्थ हो गया कि इसमें प्रकाश क्या करता है, एक कण से ऊर्जा ले लेता है और दूसरे कण को दे देता है, जिसकी वजह से वो आप माध्यम में धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में आप ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए एक बहुत सारा बॉक्स को लगा दी एक साथ, एक बॉक्स को हम लोग टक्कर देते हैं, दूसरे बार तीसरे बार चौथा, वो एक साथ जाकर के सीक्वेंस में ही वो गिरता चला जाता है। ये क्या हुआ, एक कण की वजह से ही दूसरा कण पर ऊर्जा गया, दूसरा कण से ऐसे करके प्रकाश का संचरण आगे की ओर बढ़ता है। ये कण के एक एक कण से दूसरे कण पे वो चले जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है, ऊर्जा का संचरण तरंग के रूप में। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश जो है तरंग के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, उससे हम क्या करते हैं, जिसे हम तरंग संचरण कहा जाता है इसको, ठीक है। इसको वेव प्रोपगेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं इसी संचरण के आधार पर दो सिद्धांत का प्रतिपादन। इसी दो कॉन्सेप्ट को देखते हुए दो हम लोग को अलग अलग एक थ्योरी मिलता है हम लोग को। वो क्या है देखिए, न्यूटन का कणिका का सिद्धांत। न्यूटन का कणिका का सिद्धांत कहने करते हैं कि न्यूटन जो है, जो जितना सारे इवेंट जो दिया गया वो कण पर आधारित था, कण से रिलेटेड था, ठीक है। और दूसरा क्या नियम है, हाइगेंस का तरंग, दूसरा इसमें हाइगेंस वेव थ्योरी। इसमें जितना सारा जो कॉन्सेप्ट जो दिया गया है, तरंग का जो कॉन्सेप्ट जो प्रकाश से हम लोग को मिलता है, इसका जो कॉन्सेप्ट देने वाले थे सेंटर, उसका नाम था हाइगेंस। आज हम लोग पूरा वेव ऑप्टिक्स में पूरा हाइगेंस के ही बारे में चर्चा करेंगे, और हाइगेंस ही बताएगा कि ये किस तरह करके किस नियम को पालन करता है और किस तरह वो कणिका के सिद्धांत को भी वो आगे की ओर बढ़ाता है, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो पढ़ रहे हैं वो आपके लिए पार्ट 1 वेव ऑप्टिक्स का आपका पार्ट 1 सीरीज बना दी है। बहुत सारे क्वेश्चन होने की वजह से धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन करके इसका सीरीज भी बना दिए, पार्ट 1 पार्ट 2 धीरे धीरे करके इसको बना करके दिया जा रहा। तो ध्यान दें, इस पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे वेव फ्रंट क्या है एंड इट्स टाइप, तरंगार एवं उसके प्रकार, हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस का सिद्धांत क्या चीज है, एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस के आधार प्रकाश का परावर्तन की व्याख्या, और एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल,
हाइगेंस के आधार पर प्रकाश का अपवर्तन की व्याख्या। इस टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें आपका ये टॉपिक जब भी आएगा वो आपको 2 मार्क्स, ये 3 मार्क्स में आ सकता है ये आपको, और ये दोनों जो क्वेश्चन है जब भी आएगा ये 5 मार्क्स में आने की संभावना होता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रहे इस बात को कि अच्छे से पढ़ना है। वेव फ्रंट ये भी जो आएंगे तो 2 मार्क्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिएगा। सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है और पढ़ना है, कोई ना कोई ईयर में इसको डाला गया है, दिया गया है, इसलिए इसको समझें अच्छा से और ध्यान से करें इसको। टॉपिक है आपका वेव फ्रंट, जिसको होते हैं तरंगाग्र। हम जैसे बात बोले कि हम लोग जैसे जानते हैं कि जो लाइट का हमने स्टडी किए उसमें देखा वेव के फॉर्म में जाता है। वेव के फॉर्म में जब जाता है तो उसमें छोटे छोटे कण भी होते हैं, जो वेव भी बनाता हो कुछ कणों से मिलकर बना हो। हम लोग देखते हैं इसमें क्या वेव का जो कण किस प्रकार का होगा, वो कैसे नेचर में कैसा वो होता है, देखने में कैसा होगा, क्या उसका प्रॉपर्टीज होगा, उसको क्या बोला जाता है, इसको हम लोग आगे जानते हैं। देखिए क्या है तरंगाग्र, क्या चीज होता है, वेव फ्रंट क्या होता है, समझिए इसको। जैसे मान लें कि ये सोर्स है, मान लें कोई लाइट है, ये लाइट जब आगे की ओर जाता है तो इसमें बहुत सारे लाइट चारों दिशाओं में फैलता है। हम एक साइड दिखाएं आपको, चारों दिशा में फैल जाते हैं। ये जब आगे की ओर जाते हैं तो कुछ उसके छोटे छोटे जो कण होते हैं, जो छोटे छोटे कण हमारे पूरे चारों ओर फैल जाते हैं, उससे छोटे छोटे कण को एक कला में, एक पेज में ले लिया जाता है। एक और इमेजनरी लाइन को हम लोग जनरेट करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि वो जनरेट करके कि इसी अंदर, इसी 2 लाइन के अंदर आएगा ये इमेजनरी लाइन जो हम बनाए हैं, तो उसी के अंदर में इतना सारा बबल्स, इतना सारा कण जो आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या, इसको एक अरेंज करते हैं। तो अरेंज करने के बाद हम लोग को जो ऑब्टेन होता है उसी को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी वेव फ्रंट के नाम से, प्राथमिक तरंगाग्र के नाम से जाना जाता है। ये प्राथमिक तरंगाग्र जो होता है वो क्या होता है, वो माध्यम में जो हमारा जो माध्यम है उसको धीरे 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 आगे की ओर संचलन करती जाती है। ये जो छोटा छोटा जो आप देख रहे हैं बबल्स जो देख रहे हैं, ये बबल्स को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेट्स के नाम से जानते हैं। ये खुद ही अपने में वाइब्रेशन होता है, ये खुद ही वाइब्रेट करते रहता है और वो कला और धीरे 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 आगे चलते जाता है। ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट है, ये इसका एक प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये क्या होता है कि जब सेकेंड एक और वेव फ्रंट को प्रोड्यूस करने का कैपेबिलिटी रखता है। कैसे प्रोड्यूस करता है, ये जैसे यहाँ पर एक पूरा जो मिला करके एक इमेजिनरी लाइन के अंदर जो जितना सारा वेवलेट्स को मिला करके एक हम जो वेव फ्रंट ऑब्टेन किए हैं, ये नया प्रोड्यूस करने के लिए, सेकेंडरी वेव फ्रंट को प्रोड्यूस करने के लिए एक सोर्स का काम करता है। जैसे ये आगे, जैसे ये भी तो किसी से डेवलप हुआ था, इससे ये डेवलप हुआ, इससे आगे डेवलप हुआ, इससे ये आगे डेवलप होगा, ऐसे करते 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 ये अभी धीरे 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 कला की ओर बढ़ते चले, ये मीडियम में बढ़ जाए। इसका अर्थ हम ये बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी वेव फ्रंट जो होता है, प्राइमरी वेव फ्रंट जो होता है वो सेकेंडरी वेव फ्रंट को प्रोड्यूस करने का कैपेबिलिटी रखता है। उसी तरह जब सेकेंडरी वेव फ्रंट जो होगा, फिर नेक्स्ट जो आगे जो बनेगा वो नेक्स्ट के लिए वो क्या होगा, प्राइमरी कहलाएगा। जो प्राइमरी जो होगा फिर आगे चलेगा, वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ते जाएगा। तो प्राथमिक तरंगाग्र जो होते हैं, जो आपके प्राथमिक तरंगाग्र है, द्वितीय तरंगाग्र को उत्पन्न करने की शक्ति रखता है। फिर वो आगे की ओर बढ़ता है, तो आगे की ओर जो बढ़ता है वो द्वितीय तरंगा जो होता है वो प्राथमिक तरंगाग्र बन जाता है और वो धीरे 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 आगे की ओर बढ़ते जाता है। इस तरह के वो कला में जब वो अंतिम तक जाता है वो, तो लास्ट में जो तरंगाग्र जो हम लोग को प्राप्त जो वेव फ्रंट, वो सिंपल एक सरल सीधे एक प्लेन में आ जाता है। इस प्रकार वो दिखता है। ठीक है, इस प्रकार वो दिखता है। इससे हम कह सकते हैं कि जब तरंग जो आगे जब किसी स्रोत से लाइट जाती है, जब धीरे धीरे जाती है तो वो प्राथमिक तरंगाग्र बनती है, जो कि इस प्रकार दिखता है, और धीरे धीरे जब जाती है वो अंतिम जो होता है वो उसका वेव फ्रंट ऐसा होता है। ठीक है, इसको हम परिभाषित करते हैं, इंपॉर्टेंट है, जब भी आएगा 2 मार्क्स में ही आएगा, ध्यान रहे इस बात को। Wavefront. The locus of all the particles of the medium which is the instant are the vibrating in the same plane. Vibrating करता है, same plane में करता है, और the medium is called the wavefront. हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो भी particles medium में vibrating करता है उसको हम क्या करते हैं, vibrate, और एक phase में होता है, उसी को हम लोग wavefront के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। This wavefront is depend upon the source of जैसा लाइट होगा उसी के अनुसार उसका वेवफ्रंट भी ऑब्टेन। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि वेवफ्रंट का टाइप्स क्या, उससे पता चल जाएगा। सोर्स जैसा रहेगा उसी तरह का हमको वेवफ्रंट ऑब्टेन होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हिंदी वर्ष में देख लेते हैं। समान कला में स्थित एवं संचरित कणों के मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को तरंगाग्र कहा जाता है, जो प्रकाश के स्रोत पर निर्भर करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आएगा। इसे बहुत इजी लैंग्वेज में लिख दिए, इसको समझ फिर से समझा देते हैं एक बार कि मान लें कोई स्रोत है, स्रोत से जब प्रकाश जब निकलता है धीरे धीरे जो जाता है तो उसके छोटे छोटे कण जो होते हैं वो चारों ओर फैल जाते हैं।
यदि चारों ओर जब फैल जाते हैं उस कण को एक यदि कला में एक मान लेते हैं इमेजनरी लाइन के बीच में इसको हम लोग कंसीडर करते हैं जो इस प्रकार होता है, तो ये जो हम लोग को ऑब्टेनिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट, इस प्राथमिक तरंगार के नाम से जानते हैं। प्रत्येक प्राथमिक तरंगार आगे बढ़ने के लिए उसी का वो आगे बढ़ाता है वो, और वो क्या कहते हैं द्वितीय तरंगार में होकर सेकेंडरी वेव फ्रंट को प्रोड्यूस करता है। लास्ट में जाते जाते वो जो वेव फ्रंट जो होता है वो सीधा हो जाता है, वो प्लेन वेव फ्रंट कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका टाइप्स क्या होता है, और टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आएगा टाइप, वो आपको 3 मार्क्स में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम राइट डाउन कर लीजिएगा उसको। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, पहला हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट, गोली तरंगार। दूसरा हो गया सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, बेलनाकार तरंगार। और तीसरा और अंतिम जो गया प्लेन वेव फ्रंट, समतल तरंगार के नाम से जानते हैं। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, पहले हिंदी वर्जन में करते हैं फिर इसके बाद इंग्लिश वर्जन कर रहे हैं। तो गोली तरंगार किसे कहते हैं, यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो तो, यानी कोई पॉइंट से ये प्रकाश निकलता है, आप जान रहे हैं पॉइंट से प्रकाश, जैसे कोई बल्ब होगा उससे प्रकाश निकलता है तो चारों दिशा में फैलता है, तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे इसमें इससे प्रसारित होने वाली तरंगार को हम लोग गोली तरंगार कहते हैं। जैसा ये होगा फिगर उसका, ठीक है, बहुत ही इजी है, सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा बेलनाकार तरंगार, बेलनाकार तरंगार इसमें जो स्रोत होगा वो रेखीय होगा, तो यदि प्रकाश स्रोत का एक रेखीय हो तो इससे प्रसारित होने वाली तरंगार को बेलनाकार तरंगार कहते हैं। क्लियर हो गया, इसका फिगर ये रहा आपका, इस तरह बनेगा। लास्ट हो गया समतल तरंगार, यदि प्रकाश स्रोत रेखीय या बिंदुवत हो परंतु स्रोत अनेक या अत्यधिक दूरी पर स्थित हो तो इससे प्रसारित होने वाले तरंगार को हम लोग समतल तरंगार कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जो अंतिम में स्रोत काफी दूर हो और आप यहाँ पे तरंगार प्राप्त कर रहे हैं तो उस प्रकार जो तरंगार जो प्राप्त होता है उसको समतल तरंगार के नाम से, नहीं स्रोत काफी दूर में होगा लेकिन तरंगार जो आपके सामने प्राप्त होता है तो उस प्रकार के तरंगार को हम क्या कहते हैं, समतल तरंगार के नाम से हम जानते हैं। इसका फिगर इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, इसी लैंग्वेज लिखा हुआ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा में आता है, 3 मार्क्स में ये आएगा या 2 मार्क्स में, इसको ध्यान से करेंगे। ठीक है, वेव फ्रंट को 3 भागों में बांटा गया है, एक हो गया आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा हो गया सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और तीसरा हो गया प्लेन वेव फ्रंट। देखिए कहने का अर्थ है कि वेव फ्रंट जो बांटा हुआ है उसको टाइप्स क्या क्या किस तरह वो प्रोड्यूस होता है, स्फेरिकल कब होगा, सिलेंड्रिकल कब होगा और प्लेन कब हो, इसके बारे में हमको बताया जाता है क्या होता है। जब देखिए अब सिंपल देखिए पॉइंट सोर्स है तो ऑब्वियसली सोर्स पॉइंट होगा तब सिलेंड्रिकल आपका स्फेरिकल मिलेगा, जब लीनियर होगा तो हमको मिलेगा आपका सिलेंड्रिकल, और जब जो भी जो आपका सोर्स होगा मान लीजिए वो हो सकता है पॉइंट हो या सिलेंड्रिकल, वो काफी दूर में होगा, आप सामने वेव फ्रंट मिल रहा है आपको वेव फ्रंट, तो वो कैसा मिलेगा आपको, वो प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। यानी कहने का अर्थ क्या है, जो सोर्स काफी दूर होता है, काफी दूर में होता है, और कोई भी सोर्स हो वो हो सकता है कि लीनियर हो या आपका पॉइंट सोर्स हो, और यदि हम लोग वेव फ्रंट को ऑप्टेन करते हैं काफी दूर में ऑप्टेन करते हैं तो उसमें जो हम लोग को मिलता है उसको प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। इसको देखिए लैंग्वेज में लिखा हुआ spherical wavefront, a spherical wavefront is produced by a point source of light, आप इतना भी लिख सकते चलेगा यहाँ तक। It is because the locus of all the such point which are the equidistant from the point source is the sphere। नहीं इससे सभी equidistant सब एक बार में जो स्प्लिटिंग होते हैं जो लाइट वो सब एक ही दिशा में समान रूप से एक ही स्पीड से जाते हैं, इसलिए इसको ऐसा लिखा जा सकता है। नेक्स्ट उसी तरह cylindrical wavefront, when the source of लाइट इज लीनियर इन शेप, लीनियर शेप में होगा तो उससे जो हम लोग को ऑप्टेन होगा वो आपको कैसा होगा, वो आपको होगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। ठीक है, वेव फ्रंट प्रोड्यूस इज इट बिकॉज ऑल द पॉइंट्स आर द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लीनियर सोर्स लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, इसी तरह आपको मिलेगा। थर्ड जो हो गया आपका प्लेन वेव फ्रंट, जब सोर्स काफी दूर में होता है, जो कैसा भी सोर्स हो वो आपका लीनियर सोर्स हो या आपका पॉइंट सोर्स हो, और आप ट्रेनिंग करते हैं आप यदि वेव फ्रंट तो उसमें जो आपका वेव फ्रंट जो ऑप्टेन होता है कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, तो ए स्मॉल पार्ट ऑफ द सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल वेव फ्रंट ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम ए डिस्टेंट सोर्स विल अपीयर्स प्लेन, जो हो गया बहुत दूर होने के इसका होता है ये, वो अपीयर्स कैसा करता है वो अपीयर्स होता है प्लेन के रूप में, इसको क्या कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट के नाम से। ये जो टॉपिक जितना सा पढ़ाया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद और भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो इंपॉर्टेंट होगा जो परीक्षा में आएगा। याद रखिए ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको वेव फ्रंट क्या एंड टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, ये हमेशा आता है क्वेश्चन, रिपीटेशन है क्वेश्चन, ये आएगा, ये 3 मार्क्स में आएगा, इसको ध्यान से पढ़ेगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल, हाइगेन्स का जो प्रिंसिपल है उसके आधार पर हम लोग
परावर्तन का जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है, जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं उसका जो शर्तें था, शर्तें का दूसरा नंबर हम लोग उसको सेटिस्फाइड करेंगे, जिससे क्या होगा, ये जो थ्योरी हम लोग को जो हाइगेंस से मिला है वो भी सेटिस्फाइड करेगा कि ये भी ट्रूथ है, ये भी सही है। ठीक है, देखते हैं इसमें सबसे पहले फिगर क्या है। मान लेते हैं नीचे में एक रिफ्लेक्टेड सरफेस है जो आपका नाम दिया गया एक्स वाई दिया गया है। ये जो है आपका ए और बी जो है, ए और बी जो है इसको बोलते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, जिसको हिंदी में आपतित तरंगार्क के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका सी और डी जो है वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, जिसको परावर्तित तरंगार्क के नाम से जानते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी वेव फ्रंट जो होता है उसका किसी भी पॉइंट से हम एक सेकेंड वेव फ्रंट को ऑब्टेन कर सकते हैं। कोई भी एक वेव फ्रंट जो होगा उससे हम सेकेंडरी वेव फ्रंट को ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं जो आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इसके पी पॉइंट से एक वेव फ्रंट और इसको यहाँ से निकलता है। जो ये लाइट यहाँ से जो निकलता है वो रिफ्लेक्टेड सरफेस के क्यू पॉइंट पे मिलता है और जा करके फिर वो जो परावर्तित तरंगार्ग है जिसको हम लोग रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बोलते हैं उसकी पॉइंट आर पे जाके मिलता है। ठीक है, इस पूरे इवेंट में जो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपका सी है, यहाँ आपको मेंशन कर दिया गया है। सी जो होगा वो स्पीड ऑफ लाइट होगा। ठीक है, प्रकाश की चाल कहलाएगा। और इस पूरे घटना में प्रकाश का P से Q तक और Q से R तक जाने में जो लगा समय जो है वो आपका T है टोटल। तो हम लोग जैसे जानते हैं क्या, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4 होता है। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय आपका टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। और इस केस में देखते हैं, यहाँ देखिए हम लोग लिखे हैं टोटल टाइम टेकन बाय द लाइट टू रीच R टू P टू R। हम लोग को पूरा इवेंट यानी P से लेकर Q तक, Q से लेकर R तक पहुंचने में कितना समय लगा उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैसे देखिए, T बराबर हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ से वो स्टार्ट करते हैं तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, P से Q तक। क्या स्पीड हुआ इसका, C इसका स्पीड है। फिर उसी तरह फिर कहाँ से गया, Q से R तक गया, स्पीड क्या था इसका, सीधा। इसको इक्वेशन नंबर ए मान लेंगे। ठीक है, इस फिगर में देखिए दो एंगल आप लोग को ऑप्टेन हो रहा है। हम लोग जानते हैं इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे के साथ जो भी एंगल बनता है वो आई बनता है, और रिफ्लेक्टेड रे जिसके साथ एंगल क्या बनता है, आर बनता है। जिसको आपतित तरंगार्क के साथ क्या बना, आई बना, और परावर्तित तरंगार्क के साथ आर बनता है। और फिगर में हम लोग देखते हैं, फिगर में त्रिभुज बी पी क्यू में, बी पी क्यू में देखते हैं हम लोग इसमें क्या देखते हैं, लिख सकते हैं साइन आई इक्वल्स टू पी क्यू बाय बी क्यू। हम लोग जानते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर कोण होगा पी क्यू होगा, और इसका हाइपोटेनस क्या होगा, कर्ण क्या होगा इसका, उसका बी क्यू होगा, इसमें बी क्यू लिखा है। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यदि तो पी क्यू इक्वल टू क्या हम लोग को ऑप्शन होता है, बी क्यू साइन आई होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे हम लोग सिमिलरली उसी तरह हम क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं आर का वैल्यू निकालते हैं। साइन आर इक्वल्स टू क्या होगा, सेम फॉर्मूला पी बाय आपका एच होता है, तो इसके सामने पी क्या हो गया, क्यू आर, और इसका हाइपोटेनस इसका क्या हो गया, क्यू सी हो गया। यहाँ तक क्लियर। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, क्यू आर इक्वल्स टू क्यू सी साइन आर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ए में हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू और क्यू आर का मान को बैठा देते हैं। हम लोग लिख लिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर इन अबव इक्वेशन ए वी के। ठीक है, समीकरण ए में पी क्यू एवं क्यू आर का मान रखें तो हम लोग क्या मिलता है, देखिए टी इक्वल्स टू, हम लोग का वैल्यूएशन क्या है इसका, ये पी क्यू है, यहाँ पी क्यू का वैल्यूएशन बैठा दिया आपका, यहाँ पे क्या क्यू आर है, यहाँ से क्यू आर का वैल्यूएशन बैठा दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इवेंट में हम लोग क्यू सी को हम लोग ब्रेक करते हैं। देखिए क्यू सी को क्या लिख सकते हैं हम फिगर में, तो क्यू सी को लिखना है तो हम पूरा एक बार लेते हैं, बी सी ले लेते हैं, इसमें बी क्यू को हम घटा देते हैं तो हमको अपने आप क्या मिल जाएगा, क्यू सी मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको वैसे को इस तरह रखे, इसको ऐसे ब्रेक कर दिए। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग देख रहे हैं इसमें बी क्यू है, इसमें भी बी क्यू है, यहाँ साइन आई है बाई सी है, यहाँ पर साइन आर बाई सी। हम क्या करते हैं, इसको अलग कर देते हैं और इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, यदि आप इसको एक और लाइन लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं इसको, T इक्वल टू बी क्यू साइन आई
प्लस बी सी साइन आर माइनस बी क्यू साइन आर। डायरेक्ट एक बार सी लीजिए, उसके भी अलग अलग कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, हमने जो अलग अलग कर दिए, तो आप देखिए इस इवेंट में देखिएगा जो बी क्यू जो है, ठीक है, जो बी क्यू है उसमें और बी सी में देखिए कोई समय का कोई मतलब नहीं है उससे, क्योंकि समय तो हमको पी से क्यू और क्यू से आर तक जाने में लगा था ना हमारा। तो ये जो बी और सी से बी और क्यू और या बी से सी तक जाने में तो कोई समय का कोई मापदंड नहीं है इसमें, कोई मेजरमेंट के लिए कोई आता ही नहीं है सब। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको करते हैं बी क्यू इज इंडिपेंडेंट विथ टी, और इसको क्या करते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हम लोग क्या लिखें, बी क्यू जो है टी समय से स्वतंत्र है, तो हम उसको क्या लिखें, बी क्यू साइन आई माइनस साइन आर सी इक्वल्स टू जीरो। यदि इसको जीरो करते तो पूरा सिस्टम पूरा जीरो जा रहा है, पूरा जीरो जा रहा है, लेकिन हमको तो प्रूफ करना है इसलिए हम लोग इसको लिख दिए बी क्यू, इसको लिखते सॉल्व करते, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इतना आता है, इतना आया आपका यहाँ पर आया, और इस तरह क्या लिखते हैं आई इक्वल्स टू आर। अब याद कीजिए कि हम लोग सेकेंड लॉ जो पढ़े थे, आपका जो शर्त पढ़े थे रिफ्लेक्शन का, जो परावर्तन का पढ़े थे, उसमें क्या पढ़े थे कि जो कोण जो बनता है हम लोग का वो एंगल आई और एंगल आर के बराबर बनता है, जो ये सेटिस्फाइड करता है न्यूटन का जो परावर्तन का दूसरा नियम क्या करता है, वो सेटिस्फाइड करता है, ये भी सेटिस्फाइड करता है, इसीलिए इसको ये सही माना गया है इसको। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल, हाइगेन्स के आधार पर प्रकाश का अपवर्तन को समझाएं। अब आपको याद होगा अपवर्तन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। व्हेन रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए सोर्स और it is traveled from one medium to another medium, then it's diverged. This event या this phenomenon is known as the refraction of light. इसमें लोग कंडीशंस क्या पढ़े थे, तो कंडीशन सेकंड कंडीशन क्या था इसका, तो सेकंड कंडीशन था कि जो साइन आई बाय साइन आर एक कांस्टेंट होना चाहिए, या हम हिंदी बोल सकते हैं कि साइन आई और साइन आर का अनुपात एक नियतांक होना चाहिए। यदि ये इस नियम को सिद्ध कर देता है, इसके शर्त को पूरा कर देता है, इसका अर्थ है कि ये हाइगेन्स द्वारा जो बनाया गया रिफ्रैक्शन का जो प्रतिपादन किया गया सिद्धांत वो भी सत्य साबित हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ठीक है, पारदर्शी सतह है, यहाँ से आपका ए बी जो हो गया वो आपका आपतित तरंगार जिसको हम इंसिडेंट वेवफ्रंट के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो आपको सी और जो डी हो गया, जो सी और डी जो हो गया वो आपका मान लेते हैं वो क्या परावर्तित तरंगार जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इसमें देखिए दो एंगल इसमें बन रहा है, एक एंगल आई पी बी क्यू इक्वल्स टू आई होगा और क्यू सी आर इक्वल्स टू आर होगा। ठीक है, सपोज करते हैं कि हम सेकेंडरी वेव फ्रंट एक ऑब्टेन हो रहा है, हमको कहाँ से निकल रहा है, वो पी से निकलता है, जो क्यू को होते हुए आर पॉइंट पे मिलता है। यहाँ पे दो मीडियम चेंज हो रहा है, एक मीडियम आपका पहला ये वाला है, दूसरा मीडियम ये वाला है। इस मीडियम में प्रकाश के जो चाल है वो आपका आई है, इसका प्रकाश का जो चाल है वो सी है, और इस मीडियम में प्रकाश का चाल क्या है आपका वी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग को निकालना क्या है, P से Q तक प्रकाश को जाने में लगा समय, हमको P से लेकर के R तक जाने में लगा समय। दो बार देखिए, यहाँ से यहाँ तक आता है, माध्यम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आता है। टोटल टाइम टेकन बाय द लाइट तो रीच P to R। फिर उसी तरह T लेते हैं, T बराबर क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, P से Q तक, स्पीड क्या है इसका C है। इसमें क्या है देखिए, ये इसमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, Q से R तक, इसका वेलोसिटी कितना है V है। यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको इक्वेशन नंबर A लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर सभी का। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, इन फिगर में देखते हैं हम लोग क्या है, त्रिभुज P B P Q, B P Q में हम लोग देखते हैं साइन आई प्लस क्या होता है आपका लंब बटा कर्ण होता है, हम लोग लिख सकते हैं P बाय H लिखते हैं। P का वैल्यू क्या होगा तो इसके लिए P का वैल्यू क्या होगा, तो पी क्यू, इसका आपका P हो गया मीन्स लंब हो गया, और इसका कर्ण क्या होगा बी क्यू, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, उसी तरह आपका आ गया बी क्यू साइन आई आ गया। सेम कंडीशन हम लोग आर के साथ भी करेंगे। फिगर आपको देखते हैं त्रिभुज क्यू आर सी में, क्यू आर सी में क्यू सी निकालते हैं साइन आर, क्यू आर बाई क्यू सी निकालते हैं। निकाल दिए वैसे आपका क्यू आर का, तो क्या हो गया इससे मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करना हम लोग को, इसमें हम लोग इक्वेशन ए में
इसके मान को रख देना आपको, यहाँ लिख दिए हैं। t इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से आपको ऑप्शन हो जा रहा है क्या, इस रेजोल्व प्रूव कर दिया आपका बी क्यू साइन आई बाई सी, और इसको लिख दिए इस तरह क्यू सी साइन आई बाई, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्यू सी को ब्रेक करते हैं। क्यू सी को लिखना है हमको, तो पहले बी सी पूरा लिखेंगे, उसमें बी क्यू को हम लोग माइनस कर देंगे। यहाँ माइनस करके आ गया, इसको हम लोग और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको यहाँ पर दोनों में बी क्यू है, इसमें बी क्यू है, इसको लेके यहाँ पर आ रहा है, बी क्यू कॉमन ले लिए, क्या बचा आपका साइन आई माइनस साइन आर, इसमें सी है इसमें वी है, प्लस बी सी साइन आर बाय वी हो गया। इसमें देख रहे क्या बी क्यू जो है जैसे रिफ्लेक्शन में किए थे उसी तरह ये क्या चीज है, इसको समय से कोई भी इसको मतलब नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं बी क्यू इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट विथ टी, समय से स्वतंत्र है, इसको हम लिख सकते हैं बी क्यू साइन आई बाय सी माइनस साइन आर बाय सी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू जीरो। हम इधर लेके चले गए इसको, तो इसको यहाँ भी जीरो हो गया। अब जीरो होने के बाद इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको अब सी बाय बी, सी भी स्पीड ऑफ लाइट, ये भी स्पीड ऑफ मीडियम में, दोनों को कट कर एक कांस्टेंट ही तो मिलता है, जिससे क्या प्रूव होता है, ये जो प्रूव करता है न्यूटन का सेकंड जो लॉ है रिफ्रैक्शन का, अपवर्तन का, वो सिद्ध करता है। तो हाइगेंस भी इस चीज को सत्यापित कर देता है और ये तब जो राइट होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना, बहुत ही दोनों ईजी है और एक ही तरह का है, दोनों समझने में भी आपको आसान है और उसको निकालने में वो आसान है। एक साथ कीजिएगा दोनों मिलकर के इसमें कीजिएगा तो समझ में अच्छा सा आएगा, और एक ठो कीजिएगा दूसरा अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है, कस उसमें कम है। ओके, अब हम हाइगेंस का जो तरंग का सिद्धांत है उसका कुछ महत्वपूर्ण छोटा सा एक महत्वपूर्ण बात जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है। सन 1978 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। इसके अनुसार प्रकाश का संचलन तरंग गति के रूप में होता है। प्रकाश तरंगों की उत्पत्ति एवं संचरण के लिए एक काल्पनिक माध्यम की आवश्यकता होती है। इस माध्यम को ईथर माध्यम कहते हैं। जैसे हम लोग जान रहे हैं कि प्रकाश का जो गमन होता है, हम लोग क्या पढ़े, आपको क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़े कि जब प्रकाश जो संचरण करता है वो निर्वात में करता है, किसी मटेरियल्स में करता है, उसी तरह तरंग का जो संचलन जो होगा वो जिस माध्यम में वो संचलन करती है उसे हम ईथर माध्यम के नाम से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में होता है, ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि प्रकाश जो तरंग जो होता है किस माध्यम में संचलन करती है। तो जो आपका तरंग जो है हमेशा एक काल्पनिक माध्यम है, जो काल्पनिक माध्यम को उस माध्यम, काल्पनिक इसलिए बोल कोई देख तो नहीं सकते हैं इसको, इसे काल्पनिक बोल रहे हैं, और इस माध्यम को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस माध्यम को ईथर माध्यम के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, याद रखिए इसको।